अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। गाइस, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने सर्किल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, अगर आपने अब तक बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन में जाएं, वहाँ पे ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें और इसको ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं कोई भी ऑडियो अपलोड करूँ, कोई भी वीडियो अपलोड करूँ, कोई भी स्टोरी अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिले और जब आप नोटिफिकेशन देखें तो उसको सुन सकें। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये आशिर भाई ने भेजी है हमें और ये जो वाक़या है ये 2002 या 3 का वाक़या है। ये बताते हैं कि इनके जो फादर का बिज़नेस था, जो अब भी है, वो बेसिकली टेक्सटाइल का बिज़नेस था और ये लोग कराची बेस्ड हैं, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको पता है कि ज़्यादातर पंजाब में या फैसलाबाद में मौजूद है। तो अक्सर ऐसा होता था कि इनके फादर जो है वो 3 दिन, 5 दिन, 8 दिन के ट्रिप पे पंजाब या अंदरूनी पंजाब सफ़र किया करते थे। तो शुरू में जब ये छोटे थे तो ये अपने फादर के साथ नहीं जाते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले गए, तकरीबन 17-18 साल के हो गए, तो उसके बाद से जो इनके फादर थे उन्होंने यही डिसाइड किया कि बजाय इसके वो अकेले जाएं, वो इस बिज़नेस के अंदर या इन मीटिंग्स के अंदर अपने बेटे को इन्वॉल्व करें। तो आशिर भाई यही बताते हैं कि ये 17 या 18 साल के जब हुए थे उस दौर में, तो इनके फादर ने इनको अपने साथ ले जाना शुरू किया। इनके फादर की कोशिश होती थी कि ये जब भी सफ़र करें तो ये गाड़ी इस्तेमाल करें। इनके पास अपनी गाड़ी मौजूद थी जो कि अब भी मौजूद है और लॉन्ग ड्राइव के लिए, ख़ास तौर पे दूसरे शहर जाने के लिए ये गाड़ी को प्रेफर किया करते थे। ये बताते हैं कि इसी तरह जो है मोटरवे बनने से पहले की बात है, ये लोग लाहौर से निकले और इनको इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ आना था और तकरीबन उस वक्त जो रास्ता था वो 6 घंटे 7 घंटे का रास्ता हुआ करता था। खैर, किस्सा मुख्तसर ये बताते हैं कि जब हम लोग निकले तो तकरीबन रात के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था और हमारा प्लान ये था कि हम बाप बेटे हैं, हमारे साथ एक कुलीग भी मौजूद था, यानी टोटल 3 लोग हम थे। रास्ते में जो ढाबे वगैरह आते हैं, क्योंकि रोड उस वक्त पक्का नहीं था, मोटरवे बना नहीं था, तो वहाँ से खाना खाते हुए जाएंगे और सुबह फजर तक खैरियत से पहुँच जाएंगे। जब हम लोग निकले तो सब कुछ ठीक था। हाँ, सर्दी हो रही थी। पंजाब में आपको पता है कि एज़ कम्पेयर टू सिंध या अदर कंट्री ज़्यादा सर्दी हुआ करती है, तो वैसे ही सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी, उरूज पे थी और इनके फादर ड्राइव कर रहे थे। ड्राइविंग इनको भी आती थी, लेकिन इनके फादर का ये ख्याल था कि जितना हो सकता है मैं ड्राइव कर लूँगा, उसके बाद फिर इनका नंबर आएगा। ये बताते हैं कि तकरीबन 2 से ढाई घंटे गाड़ी चलाने के बाद रात के तकरीबन 1 या 1:30 बजे का टाइम था। शदीद धुंध हो रही थी, शदीद सर्दी थी और हम लोग जो ड्राइव कर रहे थे तो हमें एक होटल नज़र आया। अब जब होटल नज़र आया तो एज़ पर प्लान हमने यही डिसाइड किया कि यहाँ पे उतर जाते हैं और उतर के खाना खाना शुरू करते हैं और जब खाना खा चुकेंगे तो उसके बाद मैं ड्राइव करूँगा, यानी जिन्होंने ये स्टोरी भेजी है वो ड्राइव करेंगे। ये बताते हैं कि हम लोग उतरे और जिस होटल पे हम उतरे थे वहाँ पे निस्बतन इतना रश मौजूद नहीं था, क्योंकि आमतौर पे सर्दियों के दिनों में उस वक्त इतना रश नहीं हुआ करता था। हाँ, अगर आप आपकी बात करते हैं तो अब तो मोटरवे बन चुका है। अक्सर लोग अपने आप को तरोताज़ा करने के लिए, फ्रेश करने के लिए या लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए भी मोटरवे का इस्तेमाल किया करते हैं। वेल, किस्सा मुख्तसर, ये लोग उतरे, वहाँ पे जाके इन्होंने खाना वगैरह खाना शुरू किया। खाना खाते खाते आशिर भाई बताते हैं कि मुझे महसूस हो रहा था या मुझे लग रहा था कि जैसे जहाँ पे बैठ के मैं खाना खा रहा हूँ उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी जहाँ पे जो जाने वाला रोड है, तो उस रोड के ऊपर कुछ शरारे से हैं, कुछ लैंटर्न है, या आप ये समझ लें कि रोशनी की शुआएं हैं जो इनको मुसलसल नज़र आ रही हैं। अब इनके जहन में यही था, हो सकता है कहीं दूर कोई परे शादी हो रही हो और वहाँ पे जैसे आतिशबाजी वगैरह होती है तो ये उसके शरारे या उसकी जो रोशनी है वो नज़र आती है। कभी कभी एकदम से रोशनियाँ नज़र आती और कभी कभी एकदम से गायब हो जाती। लेकिन अगर किसी शादी वगैरह में पटाखे फाड़े जाएं या इस तरह का काम किया जाए और अगर आप दूर मौजूद हो तो पहले आपको जो है इसकी शुआएं नज़र आती हैं
और उसके बाद आवाज़ आया करती है, या वाइस वर्सा ऐसे हुआ करता है। एक साथ ना ही वॉइस आती है ना ही शुआएं नज़र आती हैं। लेकिन ये जो सिनेरियो था, जो इनको लाइट्स नज़र आ रही थी, वो इस तरह से था कि सिर्फ लाइट्स नज़र आ रही थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। खाना खाने पे इन्होंने फोकस किया, खाना खाया। खाना खाने के बाद ये गाड़ी में बैठे, इनके फादर बराबर वाली सीट पे बैठे और एज़ पर प्लान इन्होंने गाड़ी चलाना शुरू की। ये बताते हैं कि मुझे ड्राइव करते हुए तकरीबन 2 से ढाई घंटे मज़ीद गुजर चुके थे, या शायद और टाइम गुजर चुका था। आई थिंक मैं कलर कहार के करीब पहुंचने वाला था या आने वाला था। तो मैं कलर कहार के जब करीब पहुंचा तो बेसिकली वो जो एरिया है वहाँ पे पहाड़ियाँ वगैरह मौजूद हैं, और सराउंडेड जितना भी एरिया है बड़ी हाइट्स की माउंटेन्स हैं। ये बताते हैं कि जब मैं उस कलर कहार की पहाड़ी के करीब पहुंचा, या मेरे सराउंडेड में जब पहाड़ियाँ शुरू हुई जो कि बड़ी ऊंची ऊंची थीं, तो दोबारा से मुझे महसूस होने लगा कि वो जो शुआएं थीं या वो जो शरारे थे जो मुझे आसमान में नज़र आ रहे थे, दोबारा से नज़र आना शुरू हुए। और मैं मुसलसल देख रहा था कि मेरे राइट साइड पे मुसलसल कुछ शुआएं थीं, कुछ शरारे थे या कुछ रोशनी थी जो मुसलसल मुझे फॉलो कर रही थी, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि दूर कहीं हवा में वो फ्लोट कर रहे हैं। अब मुझे थोड़ी सी फिक्र लाहक हुई। जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम गुजर चुका था, और कुछ टाइम गुजरने के बाद ये दोबारा नज़र आना शुरू हुए थे। मेरे फादर की आंख लग चुकी थी, और वो जो पीछे हमारे साथ कुलीग मौजूद थे वो फ़ोन पे अपनी फैमिली में किसी से बात कर रहे थे। खैर, मैं मुसलसल देख रहा था कि वो जो लाइट्स हैं आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ वो मेरे करीब आ रही हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि कोई बाकायदा फ्लोट कर रहा है। और वो जो लाइट्स हैं, जो 8-10 लाइट्स हैं, वो ना सिर्फ हवा में फ्लोट कर रही हैं, बल्कि अब महसूस हो रहा है कि मेरी तरफ बढ़ रही हैं। ये बता दें कि जैसे जैसे वो लाइट्स मेरे करीब आ रही थी, मेरे खौफ में इजाफा होता चला जा रहा था। अब सराउंडेड ना कोई जगह नज़र आ रही थी, ना उस वक्त इस तरह का कोई रेस्टोरेंट मौजूद था जैसे कि आमतौर पे हवेली वगैरह वहाँ पे मौजूद हैं। अब तो एक अजीब कन्फ्यूजन थी। मैं सोच रहा था कि फ़ादर को उठाऊँ या ना उठाऊँ, या गाड़ी साइड में रोक दूँ। ये बताते कि मैं मुसलसल ड्राइव करता रहा, और मैंने कोशिश की कि मैं उधर फोकस ना करूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो लाइट्स थी, जो 8-10 लाइट्स थी, वो ऐसा लगने लगा कि अब फ्लोट करते करते बाकायदा मेरी गाड़ी के करीब आ चुकी हैं। तकरीबन मेरे और उन लाइट्स के दरमियान 15 से 20 फीट का फासला मौजूद है, और जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है उसी स्पीड से वो जो लाइट्स हैं वो हमें फॉलो कर रही हैं। और अब बाकायदा लगने लगा है कि ये लाइट्स नहीं है मेरे बराबर में, ये मेरी गाड़ी के 10 से 12 फीट के फासले के बराबर में कुछ अजीब सी क्रिएचर्स हैं जो हवा में उड़ती हुई मुझे फॉलो कर रही हैं या मेरे साथ साथ चल रही हैं। अब जब मैंने बाकायदा महसूस किया कि ये नॉर्मल लाइट्स नहीं है, ये कोई क्रिएचर है, कोई मखलूक है जो बाकायदा हवा में उड़ रही है और मेरे साथ साथ या मेरी गाड़ी के साथ साथ आगे बढ़ रही है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने फादर को उठाता हूँ। मैंने हल्का सा हाथ उनके पाँव पे रखा, उनको हिलाने की कोशिश की। वो मुसलसल खर्राटे ले रहे थे, और अब चाहने के बावजूद भी मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनको उठाऊँ या उनको उठा सकूँ। खैर, इसी दौरानिए में वो जो पीछे कुलीग मौजूद था वो मुझे कहने लगा कि क्या हुआ है। अब जब उसने मुझे कहा कि क्या हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने गाड़ी स्लो की, बल्कि रोकी। और जब मैंने गाड़ी रोकी तो मैंने बाकायदा देखा, बल्कि मेरे साथ जो पीछे कुलीग मौजूद था उसने भी देखा कि सीधे हाथ पे 8 से 10 वो जो क्रिएचर्स हैं, वो बेसिकली क्रिएचर्स नहीं हैं, वो ऐसा लग रहा है कि 8 से 10 औरतें हैं जो हवा में फ्लोट कर रही हैं। और ना सिर्फ वो हवा में फ्लोट कर रही हैं, बल्कि उनके जो चेहरे हैं वो रोशनी की तरह या जुगनुओं की तरह चमक रहे हैं। एक अजीब सी रोशनी का हाला था जो उनके गिर्द मौजूद था, और ये तकरीबन 8 या 10 औरतें थीं। खैर, जब मैंने ये गाड़ी रोकी या स्लो की तो इत्तफाक से मेरे राइट साइड पे एक कब्रिस्तान मौजूद था। जो लोग वहाँ से गुजरते हैं या वहाँ पे पहले रहा करते थे या इस एरिया के बारे में जानते हैं, तो उनको पता होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा कब्रिस्तान बना हुआ है, जो शायद दूर पर है कि किसी गांव वालों ने इसको आबाद कर दिया था। और जब भी उनकी किसी की डेथ हुआ करती थी तो उसकी तदफीन वो यहाँ पे किया करते थे। अब की सूरत हाल मुझे नहीं पता कि वो कब्रिस्तान वहाँ पे मौजूद है या नहीं, लेकिन बहरहाल पहले वो वहाँ पे हुआ करता था। किस्सा मुख्तसर, जब मैंने गाड़ी रोकी और मुझे एहसास हुआ कि ये जो औरतें हैं ये बाकायदा फ्लोट कर रही हैं और उनके सराउंडेड या इनके गिर्द में किसी रोशनी का हाला सा मौजूद है, तो मैंने पीछे जो कुलीग मौजूद था उसको कहा कि यार ये क्या चीज़ है या ये क्या मखलूक़ात हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे कहने के बाद वो भी कहने लगा कि हाँ, ये औरतें ही लग रही हैं, और ये हवा में कैसे उड़ रही हैं, या इनके गिर्द ये जो रोशनी है ये किस तरह की रोशनी है।
अभी हम इस बारे में बात कर ही रहे थे कि एकदम से हम लोगों ने देखा कि वो जो जितनी भी शुआएं थीं या जितनी भी औरतें थीं या जितने भी रोशनियों के हाले थे, वो एक एक करके देखते ही देखते कब्रिस्तान के अंदर एंटर होना शुरू हुए। और बज़ाहिर ऐसा लग रहा था कि बारी बारी वो कब्रों के अंदर जा रहे हैं, और कब्रों के अंदर ना सिर्फ जा रहे हैं, जैसे ही वो किसी कब्र से टकराते हैं या किसी कब्र के ऊपर जाते हैं तो एकदम से वो गायब हो जाते हैं। इसी तरह एक एक करके वो जितनी भी 8 या 10 औरतें थीं वो बारी बारी कब्रिस्तान के अंदर गईं और मुख्तलिफ कब्रों से टकरा के गायब हो गईं। ये बताते हैं कि ये जो मंज़र था ये मेरी ज़िंदगी का यादगार खौफनाक तरीन मंज़र था। अब से पहले मैंने कभी भी इतना खौफनाक या इतना इबरतनाक मंज़र नहीं देखा था। ना सिर्फ मैं डरा हुआ था बल्कि मेरे साथ जो पीछे कोलिग मौजूद था वो भी शदीद खौफ का शिकार था। उसके भी पसीने छूट रहे थे, मेरे भी पसीने छूट रहे थे। हालांकि शदीद सर्दी हो रही थी और धुंध भी मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ऐसा लग रहा था कि सारा जो मंज़र है वो हमें दिखाई दे रहा है या हमें दिखाया जा रहा है। खैर, इसी दौरानिए में जो मेरे फादर थे उनकी भी आँख खुल गई, और जब उनकी आँख खुली तो उनको हमने सारा का सारा मंज़र बताया। और ये सारा का सारा मंज़र या वाक़या सुनने के बाद उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से गाड़ी निकालो, और मुसलसल उन्होंने तिलावत करना शुरू कर दी। इत्तफाक से उस दौर के मुताबिक मेरे पास सूरह यासीन की तिलावत मौजूद थी, तो मैंने वो भी साथ साथ प्ले कर दी ताकि हमारे खौफ में कमी हो सके और ये जो कुछ हो रहा है ये कम से कम हो सके। ये बता दें कि जैसे तैसे करके हम लोग इस्लामाबाद या पिंडी पहुँचे, और जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो मुझे और जो मेरे पीछे कुलिग मौजूद था, हम दोनों को शदीद बुखार हो चुका था और तकरीबन 6 से 7 दिन तक मजबूरन हमें पिंडी में रुकना पड़ा। वहीं पे हमने डॉक्टर को दिखाया। वहीं पे जो एक मस्जिद थी जो कि बड़ी मशहूर मस्जिद है, वहाँ के इमाम साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने हम सब पे दम दुरूद किया। वहाँ के जो इमाम साहब थे या वो जो मौल्लिम थे, उनका ये ख्याल था कि अक्सर आपका पर्दा यानी आपकी आंखों का पर्दा हट जाता है और आप वो मनाजिर देख लेते हैं जो आपको देखने नहीं चाहिए या जिनका आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह मेरे साथ या मेरे साथ जो लड़का बैठा हुआ था उसके साथ भी ये वाक़या पेश आया था, और शायद हमारी किस्मत में ये वाक़या देखना या ये मंज़र देखना लिखा हुआ था। आज तक हमें इस चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल सकी कि वो कौन सी शुआएँ थीं जिन्होंने हमें तकरीबन लाहौर से ही फॉलो करना शुरू किया, और ना सिर्फ लाहौर से फॉलो करना शुरू किया बल्कि मुसलसल वो फॉलो करती रहीं, और बिल्कुल आखिर में उनका पता चला कि वो कौन सी मखलूक़ात थीं। और ना सिर्फ बात यहाँ पे ख़त्म हुई बल्कि देखते ही देखते एक कब्रिस्तान के अंदर वो गईं और वहाँ जाके बारी बारी गायब होती चली गईं। यकीनन आपकी ज़िंदगी में भी कभी कभी इस तरह के वाक़यात पेश आते हैं जिनको भूलना या जिनको नज़रअंदाज करना आपके लिए नामुमकिन हुआ करता है। अच्छा गाइस, आज की जो दूसरी स्टोरी है ये हमें MF हुसैन साहब ने भेजी है, और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बड़ी ही वियर्ड स्टोरी है। और जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी तो जिस यूनिवर्सिटी का जिक्र है, डेफिनेटली मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन जब मैंने इस यूनिवर्सिटी का नाम पढ़ा था तो मुझे रिमाइंड हो गया था कि मैंने इससे पहले भी 1 या 2 स्टोरीज़ इस यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि नॉर्थ नाज़िमाबाद कराची में मौजूद है, आप लोगों से वाक़यात शेयर किए हैं। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, ये स्टोरी जो भेजी है साहब ने, ये बताते हैं कि ये उस यूनिवर्सिटी में 2006 और 7 में गार्डनर के तौर पे, माली के तौर पे काम किया करते थे। ये यूनिवर्सिटी जो है बेसिकली फ़ीमेल यूनिवर्सिटी है, ख़वातीन की यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पे सिर्फ ख़वातीन ही ज़ेर तालीम है। बहरहाल एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ इवेंट्स हुआ करते थे, जैसे कि सेमेस्टर के एंड में रिज़ल्ट अनाउंस होता था, बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ को बुलाया जाता था, कोई भी फंक्शन होता था, कोई मदर डे होता था, कोई फादर डे होता था, या कोई भी कॉन्टेस्ट होता था, तो इस यूनिवर्सिटी में अब भी बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेशंस की जाती हैं। ये बताते हैं कि ऐसे ही एक इवेंट था और हम सबको कहा गया था कि मुकम्मल तौर पे सबको अपना अपना काम परफॉर्म करना है, यानी कि जो मेरा काम था माली वाला, तो जो भी कटिंग वगैरह है वो मुझे पहले करनी है, जो भी सेटिंग करनी है वो मुझे पहले करनी है, ग्रीनरी को साफ़ करना है, नीट एंड क्लीन करना है। तो उस चक्कर में प्रोग्राम से एक दिन पहले हमें बता दिया गया था कि आज रात तक सारे इंतजाम मुकम्मल कर लें, क्योंकि कल सुबह 10 या 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, जो कि लेट नाइट तक चलता रहेगा, जैसे आमतौर पे हुआ करता है। वैसे ही ये एक दिन पहले या समझ लें कि शाम के टाइम में ये अपना काम कंप्लीट करने के लिए यूनिवर्सिटी पहुँचे।
ये बताते हैं कि क्योंकि ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रीन एरिया है, बहुत सारे पेड़ मौजूद हैं, ग्रास मौजूद है, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे का काम नहीं था, कम से कम 6 से 8 घंटे का काम था जो मुझे कंप्लीट करना था। और मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं रात 12-1 बजे तक इस काम को फारिग कर दूँ। जब मैंने काम स्टार्ट किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब मगरिब हुई, कब इशा हो गई, और देखते ही देखते जितने भी लोग मौजूद थे वो आहिस्ता आहिस्ता करके चलते बने। और आखिर में जब 11:30-12 बजे का टाइम आया तो जो इस यूनिवर्सिटी का गार्ड था या सिक्योरिटी गार्ड था वो मेरे पास आया और मुझसे पूछने लगा कि तुम्हारा कितना काम रह गया है, तुम कंफर्म कर दो ताकि मैं डीन को बता दूं। डीन अब जा रहे हैं और जब तुम्हारा काम कंप्लीट होगा तो मैं इस यूनिवर्सिटी को लॉक कर दूंगा या बंद कर दूंगा। मैंने उसको कहा कि मेरा आधा पौन घंटे का काम बाकी है और डीन को बता दूं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा 12:30-1 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर दूंगा। बहरहाल जब मैंने काम करना शुरू किया तो वो जो चौकीदार था वो चला गया और डीन भी चले गए। यानी कि इस पूरी यूनिवर्सिटी में अंदर की तरफ मैं अकेला मौजूद था, वाहिद मैं था जो अंदर था, और मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। मैं अभी जो गार्डन का एरिया था जहाँ पे 8-10 दरख्त मौजूद हैं जो कि बड़े बड़े दरख्त हैं, जहाँ पे एक नीम ट्री मौजूद है, एक बरगद का दरख्त मौजूद है और एक गालिबन जामन का दरख्त मौजूद है। इसी तरह बहुत सारे बड़े बड़े दरख्त वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ पे बैठा हुआ अपना काम कर रहा था। अब ये जहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं या जहाँ पे ये गार्डन है उसके बिल्कुल सामने स्टेयर्स मौजूद हैं, और वो जो स्टेयर्स हैं वो छोटी सी स्टेयर्स हैं। उसके बाद एक कॉरिडोर शुरू होता है और फिर आप यूनिवर्सिटी के अंदर इन हो जाते हैं जैसे नॉर्मली हुआ करता है। तो मैं उन स्टेयर्स के सामने बैठा हुआ अपना काम कर रहा था कि एकदम से मुझे किसी के रोने की या कराहने की आवाज़ आना शुरू हुई। पहले मैं इसको वहम समझा, मैंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन जब मुसलसल रोने की या कहराने की आवाज़ आने लगी तो अब मैंने देखना शुरू किया और आगे पीछे देखा तो कोई मौजूद नहीं था। बारी बारी लेफ़्ट राइट देखा। उसके बाद मैंने सबसे आखिर में अपने सामने जहाँ पे स्टेयर्स मौजूद थी या जहाँ पे कॉरिडोर था उस तरफ देखना शुरू किया। और जब मैंने कॉरिडोर की तरफ देखना शुरू किया या कॉरिडोर की तरफ देखा तो मैंने देखा कि एक लड़की जो यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म में मौजूद है, यानी कि जो वाइट यूनिफॉर्म है उनका, उस यूनिफॉर्म में मौजूद है, वो कॉरिडोर के अंदर की तरफ जहाँ पे ग्रिल लगी है वहाँ पे खड़ी हुई है और ग्रिल पे अपना सर रख के रो रही है। अब जब मैंने उस लड़की को रोते हुए देखा तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं सोचने लगा कि ये लड़की इतनी रात में 1-1:30 बजे के टाइम पे ऐसा तो नहीं अकेली रह गई हो इसलिए रो रही हो, किसी को पता ना चला हो। बहुत सारे सवालात मेरे जहन में मौजूद थे और उसके रोने की मुसलसल आवाज़ आ रही थी। उसने अपना सर जो था वो ग्रिल पे या जो भी जाली लगी हुई थी उस पर रखा हुआ था और वो मुझे नहीं देख रही थी, वो नीचे की तरफ देख रही थी। बहरहाल कुछ देर तक मैं उसको देखता रहा और जब मैं उसको मुसलसल देखता रहा या मैंने उसके चेहरे पे गौर करना शुरू किया तो मुझे उसका चेहरा वाज़े नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं एक कन्फ्यूजन का शिकार था क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी लड़कियां थीं उनको मैं यहाँ देख चुका था, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा काम इस तरह का था कि मैं रोज़ाना सुबह आता था और दोपहर तक यहाँ पे मौजूद होता था। तो जो भी लड़कियाँ आती थीं या जाती थीं कम से कम शक्लों से वाकिफ़ था। बहरहाल जब मैं उसके चेहरे को सही तरह नहीं देख सका तो मेरे अंदर इश्तियाक पैदा हुआ या मेरा दिल चाहा कि मैं जाऊं, आगे बढ़ूं, देखूं, इससे पूछूं कि ये रो क्यों रही है। ये बता दें कि जैसे ही मैं आगे बढ़ा और उसके चेहरे को देखने की कोशिश करने लगा या मैंने अपने कदम आगे बढ़ाए तो एकदम से वो जो लड़की थी जो रो रही थी, जो करा रही थी, उसने अपना फेस ऊपर किया, यानी कि उसने अपना फेस खुद ही ऊपर कर दिया। मुझे आगे जाने की ज़रूरत नहीं थी। और जैसे ही उसने अपना फेस ऊपर किया तो मैंने देखा कि उसकी जो आँखें हैं वो मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं, जैसे कि आमतौर पे आंखें ऊपर चढ़ी आती हैं। और ना सिर्फ उसकी आंखें मुकम्मल तौर पे सफ़ेद हैं बल्कि उन आंखों से खून बह रहा है या निकल रहा है। अब जब मैंने ये सिनेरियो देखा तो पहले तो वही इंप्रेशन आया कि हो सकता है ज़ख्मी हो, बीमार हो, या इसने अपना सर ग्रिल पे मारा हो जिसकी वजह से मुंह से खून निकल रहा हो और मुझे ऐसा लग रहा हो कि आंखों से खून निकल रहा है। लेकिन अगले ही लम्हे मेरे दिमाग ने मुझे कॉल किया कि कुछ ख़तरा है, कुछ गलत है। ये लड़की या इस चेहरे को मैं नहीं पहचानता। मैंने आज तक इस लड़की को या इस चेहरे को नहीं देखा। और जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ वैसे ही मैं फ़ौरन से वापस गेट की तरफ बढ़ा, यानी चौकीदार की तरफ बढ़ा। और जैसे ही मैं चौकीदार की तरफ बढ़ने लगा तो पीछे से वो जो लड़की थी जो भी रो रही थी या जो भी मखलूक थी वो कहने लगी कि मेरी बात सुनो, मेरी मदद करो। और जब मैंने उसकी आवाज़ सुनी तो मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी। जितना तेज़ हो सकता था मैं यूनिवर्सिटी के गेट पे आया
और जब मैं यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुंचा तो मेरी सांस फूल चुकी थी, मेरा पसीना छूट रहा था। गार्ड मेरी हालत देख के परेशान हो गया। वो मुझसे पूछने लगा कि भाई ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या देख लिया है, क्यों इतना परेशान हो। मैंने उसको जैसे तैसे हाँफते काँपते सारा का सारा किस्सा सुनाया। और ये सुनने के बाद वो जो गार्ड था वो मुस्कुराने लगा। वो कहने लगा, मैं तुम्हारे पास इसीलिए आया था, डीन ने मुझे इसीलिए वहाँ पे भेजा था कि वो चाहती थी कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब क्योंकि तुम्हारा काम बाकी था लिहाजा हमने तुम्हें मजबूर नहीं किया, वरना आमतौर पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर रात के 9 या 10 बजे के बाद हम किसी को भी रुकने नहीं देते। कहा जाता है कि इस यूनिवर्सिटी में या इसकी ग्रिल में या इसकी कॉरिडोर में ख़ास तौर पे एक लड़की को देखा गया है, और वो भी रात के 10, 11, 12 बजे के टाइम पे। और ये जो चेहरा है, इस चेहरे से न पिछले कोई प्रिंसिपल्स या डीन्स वाकिफ़ थे, न आपके डीन्स वाकिफ़ हैं। एक अजीब सी अजनबी सी लड़की है जो अक्सर यहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के यूनिफॉर्म में नज़र आया करती है। ये बता देंगे उसके बाद से मैंने तौबा कर ली थी कि मगरिब के बाद चाहे कोई इवेंट हो या ना हो, मैं अपना काम मगरिब से पहले करने की कोशिश करूँगा और मैं हत्तुल इम्कान बचूँगा कि मगरिब के बाद यहाँ पे स्टे करूँ। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मेरी और मेरी फैमिली के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे, हम सब के लिए आसानी हो। अगली वीडियो या अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह के हवाले।